हेलो मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई मेरी ओर से। आज हम इसमें आपको बताएंगे जो उत्साह पाठ है, उत्साह और अट नहीं रही पाठ का संदर्भ प्रसंग व्याख्या के साथ साथ हम इसमें आपको उत्तर भी बताएंगे, जो कि यह सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। जो कि इसमें जो कविता है तो बादल को आह्वान कर रही है, संबोधन कर रही है। तो बादल आएं और धरती पर बरसें, उससे संबंधित इसमें कहा गया है। चलिए हम यहाँ पे इसको देखते हैं। ये हमारी कविता हो गई। तो कविता है यहाँ पे, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बादल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो ये है। अब इसका हमें यहाँ पर कुछ जो कठिन शब्द हैं उसका देखेंगे। जैसे धराधर, तो धराधर का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर ये बादल ही होता है, इसका अर्थ बादल ही होता है। जैसे वज्र, वज्र का हो जाएगा कठोर, कठोर। तो इस प्रकार से यहाँ कुछ ये कठिन शब्द हैं। अब ये संदर्भ यहाँ पे लिखा जाता है। तो संदर्भ जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, नहीं दिया है, तो इसके संदर्भ में हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी के क्षितिज भाग 2 से लिया गया है, जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं और पाठ का नाम उत्साह है। तो इस प्रकार से इसमें संदर्भ का हो जाएगा। अब यहाँ दिया है प्रसंग, तो प्रसंग में हो जाएगा, यहाँ कवि निराला ने बादल को संबोधित किया है। बादल का आह्वान करते हुए कवि ने कहा है कि, अब यहाँ हो गया प्रसंग। अब इसका हम यहाँ पे इधर व्याख्या देखेंगे, जिसको हम कि भावार्थ भी कहते हैं, उत्साह का भावार्थ सार जिसको कि कहा जाता है। तो इसमें हो जाएगा, उत्साह कविता में कवि कहता है कि हे बादल, तुम गर्जना करते हुए आओ, तुम उमड़ घुमड़ कर ऊंची आवाज करते हुए संपूर्ण आकाश को घेरते हुए छा जाओ। अरे बादल, तुम सुंदर सुंदर और घुमावदार काले रंग वाले हो, और तुम बच्चों की विचित्र कल्पनाओं की पतवारों तथा पातलों के समान लगते हो। हे नवजीवन प्रदान करने वाले बादल रूपी कवि, तुम्हारे हृदय में बिजली की क्रांति और वज्र के समान कठोर गर्जना छिपी हुई है। तुम अपनी बिजली की चमक और भीषण गर्जना से मानस में एक नई चेतना का संचार कर दो। कवि बादल के गर्जने का आह्वान करता है। तो इस प्रकार से इस तुम आओ इस धरती पर बादल बन के बरसो, गरजो, और उमड़ घुमड़ करके जो बादल होते हैं ऊंचे ऊंचे आकाश में उड़ते रहते हैं, तो उन्हीं को धरती पर लाने के लिए बोल रहा है। तो इस प्रकार से जो तुम्हारे अंदर में जो बिजली चमक रही है, जो हृदय में जो है, उसको तुम लाओ यहाँ पर, और इस प्रकार से इसमें आह्वान कर रहा है। अब चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा दूसरा पद हो गया, ये दूसरा दो कविता। तो इसमें हम देखेंगे कि ये विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो ये हमारा दूसरी कविता रही। अब इसके हम कुछ कठिन शब्दों को देखेंगे कि जैसे यहाँ उन्मन, तो उन्मन का अर्थ होता है कहीं मन न टिकने की स्थिति, या कहीं जिसका मन नहीं लगता है, जिसको कि हम यहाँ पे कह सकते हैं अनमनापन। हम अनमनापन जिसको कि हम यहाँ कह सकते हैं कि जिसका कहीं भी मन नहीं लगता है। तो इस प्रकार से। और यहाँ निदाघ, निदाघ, निदाघ का यहाँ पे हो जाएगा गर्मी, इसका गर्मी हो जाएगा। सकल है तो सकल का हो जाएगा यहाँ पे सब हो जाएगा, अर्थ में सब हो जाएगा, या फिर सारे भी जिसको कहते हैं सभी। इस प्रकार से इसका कठिन शब्दों के यहाँ कुछ अर्थ हो गए।
अब इसका हम यहाँ पे देखेंगे प्रसंग। तो जैसा कि हम बताया कि संदर्भ पहले के जैसा रहेगा, तो संदर्भ में पहले के जैसे रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की क्षितिज भाग 2 से लिया गया है, उत्साह पाठ से, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ये हो जाएगा संदर्भ में। और यहाँ फिर प्रसंग में हो जाएगा कि यहाँ कवि ने बादल को नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विनाश, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला बताया है। निराला जी कहना चाहते हैं कि इसके अर्थ देखें, कहना चाहते हैं कि उत्साह कविता में कवि कहता है कि संसार के सभी लोग गर्मी के कारण व्याकुल और अनमने हो रहे हैं। संसार के संपूर्ण मानव समुदाय में बदलाव के परिणाम स्वरूप व्याकुलता और अनमनी परिस्थितियों का वातावरण बना हुआ है। साहित्य के द्वारा ही समाज में चेतना का भाव आने का भरोसा बना है। हे कभी ना समाप्त होने वाले बादल, तुम अनजान दिशा से आगमन हुआ है। यह धरती गर्मी से तप रही है, तुम जल बरसाकर इसे शीतल कर दो। साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को इस प्रकार प्रेरित करें कि संसार के विचारों के मतभेदों से होने वाली क्रांतियों का वातावरण शांत हो जाए। हे बादल, तुम घोर गर्जन करते हुए आकाश मंडप में छा जाओ। तो इस प्रकार से यहाँ जो कवि है तो बादल को बुला रहे हैं कि यहाँ बहुत संसार में ऐसे लोग हैं जो कि बहुत गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं, तुम आओ यहाँ बरसो। जो माने समुदाय है, समूह है, तो वह बदलाव चाहता है। अब गर्मी से ठंड का मौसम चाहता है, उनके अंदर व्याकुलता भर गई है, वह बदलाव लाना चाहते हैं। और तुम परिस्थितियों के अनुसार आओ और इसमें बदलाव करो। सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम शीतलता लाओ, ठंड लाओ और सब को के शरीर को तुम ठंडक से भर दो। जो कि उनके अंदर क्रांति है, ज्वाला भर गई है गर्मी की, उसे तुम निकालो और बादल तुम गर्जना करते हुए आओ। तो इस प्रकार से इसमें कवि बादल को आह्वान कर रहे हैं। अब हम इसमें देखेंगे जो इसी का अगला है कविता की अट नहीं रही है। इसको पहले हम चलिए पढ़ लेते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पेड़ों पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो ये हमारी कविता हो गई। अब इसका हमें यहाँ पे देखेंगे प्रसंग संदर्भ। पहले तो संदर्भ जैसा हम बताए किसी प्रकार से हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की क्षितिज भाग 2 के अट नहीं रही पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो ये हो जाएगा। फिर इसका यहाँ पे प्रसंग हम देखेंगे कि अट नहीं रही है कविता में कवि ने फागुन की मादकता को प्रकट करते हुए फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता का सजीव चित्रण किया है। इस पाठ में जो फागुन महीना होता है, फागुन महीने में कितना चारों तरफ सुंदरता, सभी जगह हरियाली, सब जगह जो छाया होता है, उसी का चित्रण इसमें किए हैं। इसका अर्थ हो जाएगा अट नहीं रही है कविता में कवि कहता है कि फागुन के महीने की क्रांति कहीं भी समा नहीं रही है। इतनी अच्छी है कि वह कहीं भी नहीं समा रही है। फागुन में प्रकृति उपमानों का सौंदर्य इतना अनुपम और मनोहारी हो गया है कि वह पूरी तरह से शरीर के अंदर नहीं समा रही है।
क्योंकि फागुन का जो महीना है तो प्रकृति का जो है देख इतना सुंदरता भर गई है प्रकृति में, देखने में इतना अच्छा दिख रही, मनोहारी दिख रही कि वह शरीर में कहीं समा नहीं रही। ऐसा लग रहा है कि फूले नहीं समा रहे हैं। सर्वत्र सुंदर एवं हृदयग्राही नज़ारे बिखरे हुए हैं, वे सभी एक साथ मन में नहीं समाये जा सकते हैं। इतना चारों तरफ जिधर भी देखें, चारों दिशाओं में जहाँ भी देखें, इतने अच्छे नज़ारे हैं कि वह हमारे हृदय में समा ही नहीं रहे हैं, कि एक ही साथ आ ही नहीं रहे। मन उत्साह से प्रफुल्लित हुआ जा रहा है। तो इसमें अट नहीं रही है। कविता में कवि निराला फागुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे फागुन, जहाँ कहीं भी सांसें ली जाती हैं वहीं से सुगंध आती है। फागुन में ही सुगंध के से परिपूर्ण आकाश में उड़ने के लिए सभी को पंख दिए गए हैं। क्या कह रहे हैं कि फागुन महीने में चारों तरफ हरियाली है, इतना अच्छा देखने में लग रहा है, और जो उस हरियाली से जो विभिन्न प्रकार के जो सुगंध आ रहे हैं, तो वह आकाश में उड़ने वाले जो पक्षी हैं उनके भी पैर नहीं समा रहे हैं, उनको भी वह उड़ने में कम पड़ रहे हैं। फिर अगला देखेंगे, फागुन के महीने में सभी प्राणियों पर मस्ती का वातावरण छा जाता है और प्रसन्नता के कारण स्वयं को हल्का अनुभव करते हैं। चारों तरफ इतना अधिक सौंदर्य फैल गया है कि यदि मैं उससे अपनी आँखों को हटाना चाहता हूँ तो भी इतना विवश हूँ कि चाहते हुए भी मैं अपनी आँखें नहीं हटा पा रहा हूँ। तो कल कह रहे हैं कि इतना जो पक्षियाँ नहीं उड़ना चाहते वह भी उड़ रहे हैं, जो कभी नहीं उड़ना चाहते थे वो भी उड़ रहे हैं। इतना हल्का उनका शरीर हो गया है कि वो भी उड़ रहे हैं, और इतना सुंदर जो आकर्षण है वहाँ का वातावरण कि मैं नहीं भी देखना चाहता हूँ तो तब पर भी मेरी आँखें वहाँ से नहीं हट रही हैं। वह बार बार उसी चीज़ों को वह देखती जा रही हैं, मैं अपनी आँखें नहीं हटा पा रहा हूँ। अट नहीं रही है। कविता में कवि कहता है कि फागुन के महीने में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, पेड़ों की डालियाँ हरे और किसलई लाल रंग की पत्तियों से आच्छादित हैं। कभी पेड़ पौधे की छाती पर मंद सुगंध से महकते फूलों की मालाएं सुशोभित हो रही हैं। पेड़ पौधे खिले हुए सुगंधित फूलों से लद जाते हैं। प्रकृति का एक एक अंग सौंदर्य से परिपूर्ण है और वह सुंदरता इतनी अधिक है कि उन जगहों पर समा नहीं रही है। इस प्रकार से इसमें कवि कहते हैं कि फागुन का जो महीना होता है चारों तरफ हरियाली होती है, पेड़ों पर लाल लाल पुराने पत्ते जो होते हैं झड़ जाते हैं, फिर उसमें लाल लाल पत्ते आते हैं। किसलई का मतलब है कि जो पत्ते जब निकलते हैं पेड़ों से तो हल्का लाल कलर के होते हैं, तो उसे किसलई कहा जाता है, लाल रंग के होते हैं। वह देखने में बहुत ही सुंदर यहाँ पे दिख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे पेड़ पौधों के छाती से मंद मंद जो सुगंध है, महकने वाली जो मालाएं हैं, फूल हैं, वो भी सुशोभित हो रही हैं और एकदम से पूरा फूलों से लद चुकी हैं। तो इस प्रकार से यहाँ देखने में शरीर का एक एक अंग जो है सुंदरता से यहाँ से प्रफुल्लित हो जाता है, खिल जाता है। तो इतनी अधिक यहाँ सुंदरता फागुन महीने की है, जो कि हमारे हृदय में, दिल में समा नहीं रही है। तो इस पाठ का ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या हो गया। अब चलिए यहाँ हम देखेंगे उत्साह पाठ का जो है तो प्रश्न उत्तर यहाँ पे हम देखेंगे। तो उत्साह पाठ का जो है यहाँ पहला प्रश्न ये हमारा है, कब बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों?
उन्होंने बरसने के स्थान पे गरजने के लिए ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि कई बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि कभी को बादल क्रांति दूत के रूप में नजर आते हैं। बादल में क्रांति लाने के लिए विनम्रता की नहीं, उग्रता की आवश्यकता होती है। बादल की उग्रता उसके गर्जन में छिपी होती है, जिससे लोग सजग हो जाते हैं। तो इसमें रिमझिम जो है यहाँ बरसने के लिए नहीं, गरजने के लिए कह रहा है, क्योंकि जब बादल आते हैं तो वह शांत स्वभाव से नहीं आते हैं, बल्कि गरजते हुए आते हैं, गर्जना करते हुए आते हैं। जिस प्रकार से एक इंसान जो होता है साधारण रहता है, लेकिन जो उसका दूत होता है क्रांतिकारी, उग्रता, जो दूसरे को उकसाए, तो उसके अंदर जोश भरा होता है कूट कूट के, इसलिए वह बादलों को भी गरजने के समान बताया है। तुम गरजते हुए आओ और सभी को उसको सचेत कर दो, उसके अंदर लोगों को डर भर दो कि अब बादल बरसने वाले हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है और दूसरा क्यों नहीं रखा गया, उत्साह ही क्यों रखा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि कवि ने कविता में शीर्षक उत्साह इसलिए रखा है क्योंकि कवि बादलों के माध्यम से क्रांति और बदलाव लाना चाहता है। वह बादलों से गरजने के लिए कहता है। एक और बादलों के गर्जन में उत्साह समाया है, तो दूसरी ओर लोगों में उत्साह का संचार करके क्रांति के लिए तैयार करना है। क्योंकि यहाँ पे जो है तो बादल के माध्यम से जो कवि लोगों में क्रांति का भर देना चाहता है, बदलाव लाना चाहता है। जिस प्रकार से बादल गरजते हुए आता है तो लोगों को पता चल जाता है कि अब पानी बरसने वाला है, उसी प्रकार से यहाँ लोगों में उत्साह का क्रांति भरने के लिए ये कहा गया है। प्रश्न 3 है, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो कौन कौन सा हुआ है? तो इसमें 3 अर्थों में जो है तो बादल यहाँ पे संकेत कर रहा है उत्साह कविता में। कि पहला है क्रांति के दूत और समाज में बदलाव लाने हेतु लोगों में उत्साह भरने वाले के रूप में, कि एक जो क्रांति है, जो क्रांति से जो समाज में जो परिवर्तन होता है, बदलाव आता है, उससे लोगों में उत्साह भर जाता है। दूसरा है लोगों के कष्ट और ताप रहकर शीतलता देने वाले के रूप में, जो लोगों के मन में कष्ट होता है, दर्द होता है, वह भी कुछ दिन में वह ताप खत्म हो जाए। जो कि गर्मी पड़ती है तो गर्मी से लोग व्याकुल होते हैं, तो वह जब बादल आएगा तो ठंडक लाएगा और लोगों के मन से जो गर्मी है निकल जाएगी और शीतलता भर जाएगी। तीसरा है जल बरसाने वाले शक्ति विशेष के रूप में, जो जल बरसता है तो बादल आएगा तो पानी बरसेगा। तो इन तीनों के रूप में यहाँ पे संकेत करता है। प्रश्न 4 है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है, छांट कर लिखें। तो कविता में ऐसे कौन से हैं जो हैं नाद शब्द, उनको छांट करके लिखना है। तो ये हो जाएगा कि इसमें निम्नलिखित हैं, जैसे पहला हो जाएगा घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, विद्युत विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। ये जो हैं तो यहाँ पे ये नाद सौंदर्य का में प्रयोग किया गया है। यहाँ हम अट नहीं रही है जो पाठ है उसका प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो ये पहला हो जाएगा कि छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। तो इसमें सामंजस्य बैठाने की जो बात कर रही है कि अगर हम कविता को पढ़ेंगे
तो जिसमें कि सामंजस्य तो हो जाएगा। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर धारणा पुष्ट होती है। कहीं सांस लेते हो, तो इसमें यहाँ पे हो जाएगा कि कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। तो ये जो है इसमें सामंजस्य बैठाया जा रहा है इन कविताओं में। दूसरा है कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। तो कवि की जो आंखें हैं तो वह उसकी सुंदरता, तो कविता में फागुन के महीने में प्रकृति के सभी तत्वों पर एक विशेष प्रकार का सौंदर्य छा जाता है। जहाँ कहीं भी देखें वहाँ सुंदरता अनुपम रूप में सामने आती है। खेत खलिहानों में, बाग बगीचों में प्रकृति सौंदर्य अपने पूर्ण यौवन में नजर आता है और इस सौंदर्य को निर्बाध देखते रहने को मन करता है। इसी कारण कवि की आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है, क्योंकि फागुन के महीने में एक अलग ही खास परिवर्तन आता है जो कि सभी को सौंदर्य से भर देता है। और चाहे खेत हो, खलिहान हो, बाग बगीचा हो, सभी भी जगह हुआ हरियाली से भरे होते हैं, सुंदरता से भरे होते हैं। इसलिए कवि की आंख फागुन की सुंदरता से नहीं हट रही है। तीसरा है प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा फागुन के महीने में हर तरफ सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है। फागुन की सुंदरता सर्वव्यापक है। पेड़ पौधे लाल लाल कापलों और हरे पत्तों से लदे हुए हैं। फूलों की सुगंध से पूरा वातावरण महक उठा है। प्रकृति की एक एक जगह पर सौंदर्य भरा हुआ है, क्योंकि जो जो कब व्यापकता इसमें प्रकृति की दिखाई दे रही है कि फागुन के महीने में चारों तरफ उल्लास, खुशियाँ चारों तरफ दिखाई देता है। लाल लाल जो पत्ते होते हैं पेड़ों पे, तो ऐसा लगता है उनका लाल लाल गाल के जैसे दिखने लगते हैं। सुगंध भर जाते हैं फूल पत्तों से, जो उनकी महक होती है चारों तरफ वह महक उठते हैं। उसी समय जो महुआ होता है, महुआ भी गिरना शुरू हो जाता है, उसका जो होता है तो महक से सब महकने लगते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इसका चारों तरफ व्यापकता जो होती है प्रकृति में फैल जाती है। प्रश्न 4 है फागुन में ऐसा क्या होता है जो काफ़ी ऋतुओं से भिन्न होता है। फागुन में कौन से ऐसे खास हैं जो कि और महीनों की अपेक्षा वह अलग होता है। तो फागुन महीने में प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम रूप में होता है, जो काफ़ी ऋतुओं से अलग होता है। ग्रीष्म ऋतु में पेड़ पौधे मुरझाए से होते हैं, धरती पर एक व्याकुलता सी व्याप्त रहती है। वर्षा ऋतु में फागुन जैसा सुहावना मौसम नहीं होता है। शिशिर हेमंत में कड़ी सर्दी पड़ती है, जिससे प्राणी अपने आवासों में दुबके नजर आते हैं। पेड़ पौधों की पत्तियां गिर जाने के कारण वह सोंठ में से नजर आते हैं। इसके विपरीत वसंत ऋतु के फागुन महीने में सर्वत्र उल्लास छाया रहता है। मादक और उल्लासमय वातावरण में तन मन प्रसन्न हो जाता है। वृक्ष नए पत्तों, कलियों, फूल और फलों से लद जाते हैं। इस प्रकार से इसमें कह रहा है कि और दूसरे महीने में गर्मी पड़ती, जिससे कि एक जगह सब ज़्यादा अंदर ही बैठते हैं, धूप में नहीं। और ठंड में सर्दी में ठंडी पड़ती है, जिसके कारण सब दुपक के बैठे होते हैं। और बरसात में भी बाहर निकलने में अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो हमारा फागुन का महीना होता है, ना तो ठंड ही ज़्यादा रहती ना तो गर्मी ही रहती, मौसम में बढ़िया रहता है। तो इसलिए सब उल्लास से भरे होते हैं। पेड़ पौधों में भी नई नई कलियां निकलती हैं, पत्ते निकलते हैं, फूल पौधे। तो इस प्रकार से सबको देख करके हमारा तन मन जो है प्रसन्नता से भरा होता है। 5वां है कि प्रश्न
कि इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। तो उनके काव्य शिल्प की विशेषता लिखना है तो यहाँ पे उनका भाव संदर्भ हो जाएगा कि निराला के काव्य का प्रकृति चित्रण अनूठा है। उन्होंने प्रकृति को माध्यम बनाकर मन के भावों को अभिव्यक्त किया है। इसके अलावा शोषण के विरुद्ध स्वर मुखरित हुआ है। तो जो यहाँ पे है निराला जी का कि यह एक प्रकृति का बहुत ही अच्छा इसमें चित्रण किए हैं। प्रकृति के माध्यम से उनका जो विचार है, भाव है अपना, उसमें यह विचार किए हैं। शिल्प सौंदर्य में हो जाएगा कि निराला जी का काव्य शिल्प की दृष्टि से उच्च कोटि का है। उन्होंने कविता को छंदों के बंधन से मुक्त किया है। जो कविताएं थी पहले छंदों में रची जाती थी, लेकिन अब छंद को छोड़ करके उन्होंने मुक्त कर दिया है, एक नई कविता के रूप में लिखे हैं। उनकी भाषा में गेयता है। इनकी जो वो कविता हैं गा करके भी हम पढ़ सकते हैं। उन्होंने सामान्यतया संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग किया है, फिर भी उन्होंने अन्य भाषा के शब्दों से परहेज नहीं किया है। उन्होंने ज़्यादातर संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया है, इसके बावजूद भी और भी भाषाओं को प्रयोग किया है। उनके काव्य में मानवीकरण, अलंकार बहुलता से मिलते हैं। जैसे कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, तो यहाँ पे ये जो है हमारा मानवीकरण अलंकार है। ये कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। जिस प्रकार से मानव सांस लेता है, उसी प्रकार से पेड़ पौधों को भी सांस लेने के लिए बोले हैं, घर घर भर देते हो, यानी घर में रहने के लिए। यानी कि जिस प्रकार से आदमी घर में रहता है, उसी प्रकार से जो पेड़ पौधे होते हैं तो फागुन महीने में खुशी से भर देते हैं। अब यहाँ जो अभिव्यक्ति के उत्साह और अट नहीं रही ही पाठ का जो रचना और अभिव्यक्ति के जो प्रश्न हैं उस पर हम नज़र डालेंगे। कि प्रश्न हो जाएगा, होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। जो होली के मौसम में क्या क्या हमें परिवर्तन दिखाई देता है। तो होली फागुन के महीने में आती है। कब? फागुन के ही महीने में आती है। और फागुन में वातावरण मस्ती भरा होता है। होली प्रकृति की सहचरी है। बसंत में जब प्रकृति के अंग अंग में यौवन फूट पड़ता है तो होली का त्यौहार उसका श्रृंगार करने आता है। क्या कह रहे हैं कि एक होली जो फागुन महीने में आता है और यह मस्ती का महीना होता है और यह हमारी प्रकृति की सखी के समान है। और जब प्रकृति में हरियाली आती है तभी बसंत मौसम भी आता है और उनके का त्यौहार भी आता है और उनके त्यौहार में यह एकदम खुशी का रंग भर देता है। शीतकाल की समाप्ति और ग्रीष्मकाल के आरंभ का संधिकाल होता है। यानी शीतकाल तभी से, बसंत के मौसम जब आता है तभी से फागुन के महीने से जो ठंडी होती है समाप्त होने लगती है और वहीं से गर्मी की धीरे धीरे शुरुआत होने लगती है। खेती पककर तैयार होने लगती है। प्रकृति सरसों के फूलों की पीली साड़ी पहनकर किसी की वाट जोहती हुई प्रतीत होती है। और जो खेती होती है पक कर तैयार हो जाती है, जो सरसों होती है तभी फूल जाती है पीली पीली, और ऐसा लगता है जैसे कि वह सज धज करके किसी का इंतजार कर रही है। पेड़ पौधे विभिन्न प्रकार के पत्तों और रंग बिरंगे फूलों से लग जाते हैं। परिणाम स्वरूप हर तरफ हर्षोल्लास का वातावरण छा जाता है। तो इतने प्रकार से हमें प्रकृति में होली के आसपास के का जो होता है मौसम में परिवर्तन दिखाई देता है। तो इस प्रकार से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा जो रचित जो कविता है बहुत ही अच्छी है। उत्साह और अट नहीं रही पाठ का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और प्रश्नोत्तर हो गए। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा और हमारे चैनल को आप लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डाल लूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और बेल आइकन ऑल पे दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक वो लोग भी परीक्षा की तैयारी में
उनका सहयोग हो सके, इसी आशा के साथ हम रखते हैं। धन्यवाद।